हो गया सर। अभी तक नहीं किया लोग लाइव का है। लाइव है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? 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 मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन केजीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। आप लोग बताएं कि जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, क्या हम लोगों को यहीं से पढ़ाना है? क्या हम लोगों को यहीं से पढ़ना है? अगर यहीं से पढ़ना है तो यस लिखिए। यहीं से पढ़ना है तो यस लिखिए। जय भारत, जय भारत। यहीं से पढ़ना है तो यस लिखिए। यहीं से पढ़ना है तो यस लिखिए जल्दी। यहीं से पढ़ना है तो यस लिखिए। यहीं से पढ़ना है तो यस लिखिए। यहीं से पढ़ना है तो यस लिखिए। जय भीम। अच्छा, देखो बच्चा रुका हुआ है तो ये दिख गया, नहीं तो दिखता भी नहीं है, इतनी तेजी से चलता है। अभी संयोग से दिख गया। जय जवान, जय किसान, वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम, जय भारत। और क्या क्या बच गया? सत श्री अकाल। मैं अच्छा हूं, आप लोग भी अच्छे रहोगे, अच्छे हो। बिल्कुल सही। हम लोग भारत में जनजातियों की समस्याएं पढ़ लिए थे। अब आपने ये सब लिख लिया था? अगर लिख लिया है, मेरे ख्याल से मैंने लिखवा दिया था, यहां छोड़ दिया था और आपने कॉपी कर लिया था। यदि आपने कॉपी कर लिया है तो यस लिखिए। यदि आपने कॉपी कर लिया है तो यस लिखिए, तब फिर मैं इसके बाद आपको समझाने का काम करूंगा। यदि आपने कॉपी कर लिया है तो यस लिखिए। यदि आपने कॉपी कर लिया है तो यस लिखिए बच्चा। नो नो नो, तो कॉपी कीजिए फटाफट, क्योंकि यहीं पर मैं समझाऊंगा। इसका पीडीएफ मैं दे चुका हूं। इसका पीडीएफ मैं दे चुका हूं और यहीं पर मैं आपको समझा दूंगा, और समझा करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आपने लिख लिया है? नहीं लिखा है तो फटाफट लिखिए।
नहीं दिखा है तो आप फटाफट लिखिए, इसकी कॉपी कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। आप इसकी कॉपी करें। भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याएं, भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याएं, इस टॉपिक का 3 डायमेंशन हमने खींचा है। एक है भूमिका, दूसरा है प्रमुख समस्याएं और तीसरा है निष्कर्ष। इसके बाद आप इसकी कॉपी करते जाइए। प्रमुख समस्या में भूमि अलगाव की समस्या, दूसरा है गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या। नीचे वाला नहीं भी लिखो तो काम चलेगा बच्चा, ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ी सुविधा दे दिया। ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल भूमि अलगाव की समस्या, दूसरा है गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या। कैपिटल ए है आपका भूमिका, कैपिटल बी है आपका प्रमुख समस्याएं, कैपिटल सी है आपका निष्कर्ष। प्रमुख समस्या में 1 नंबर भूमि अलगाव की समस्या, 2 नंबर गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या, 3 नंबर सांस्कृतिक विघटन की समस्या, 4 नंबर धर्मांतरण की समस्या, 5 नंबर अशिक्षा और पिछड़ापन की समस्या, 6 नंबर भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या। राइट। आज मेरा बर्थडे नहीं है बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, आप लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो, धन्यवाद, आपने हैप्पी बर्थडे बोला, बट आज मेरा बर्थडे नहीं है। मैं 16 जनवरी को पैदा लिया था, 16 जनवरी। डन डन, लिख लिया आपने, लिख लिया आपने। चलिए, जो नीचे वाला मैंने कटवा दिया आपको आ रहा होगा। हर हर प्रॉब्लम के साथ मैंने एक डायमेंशन खींचा है, उस प्रॉब्लम का स्वरूप, भूमि अलगाव का क्या स्वरूप रहा है, इसके क्या दुष्परिणाम रहे हैं, इसके क्या कारण रहे हैं और क्या उपाय। तो हर प्रॉब्लम्स के साथ ये 4 डायमेंशन हमेशा बनते रहेंगे और इसी 4 डायमेंशन के संदर्भ में आपको इन सब चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले हम एक ओवरऑल आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने का प्रयास करते हैं, एक समझ देने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा गपशप करते हैं। गपशप टॉपिक पे ही फोकस्ड होगा। ट्राइब्स कौन है ये हम लोगों को क्लियर है, और जब भारतीय समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी गांव में रहता है, ग्रामीण समाज, एक तबका शहरों में रहता है, शहरी समाज, और एक तबका जंगलों और पहाड़ों में रहता है। और उन्हीं के लिए जो सामान्य डिफिनीशन है, परिभाषा है, जनरल डिफिनीशन जो है वही है ट्राइब्स, जनजाति, आदिम जाति। 2011 की जनगणना में हम लोगों ने देखा कि यहां पर लगभग 10.5 करोड़ आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन की रही है। इन जनजातियों की क्या स्थिति थी, क्या इनकी कहानी है, इसके बारे में अगर हम विचार करें तो अंग्रेजों के आने के पहले से हम इनकी कहानी शुरू करते हैं बच्चा। तो भारत कई अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, ये क्लियर है। भारत एक ग्रामीण समाज था, ये भी क्लियर है। कुछ नगर थे, जहां राजा का किला होता था वहां कुछ नगर टाइप से विकसित हो जाता था, इसको दुर्ग नगर,
जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल था, वहां पर भी कुछ नगर विकसित हो जाते थे। इसको हम कहते थे धार्मिक नगर। इस तरह से अंग्रेजी शासन काल के पहले दुर्ग नगर और धार्मिक नगर के रूप में नगर थे। आधुनिक संदर्भ में नगर का अभाव था। इंडियन सोसाइटी में इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आबादी गांव में रहती थी और भारतीय जनसंख्या का एक हिस्सा जंगलों और पहाड़ों में रहता था, जिनको जनजातीय समुदाय कहा जाता था। अब अगर कोई जंगल है, अगर ये जंगल है, तो जंगल में बीच में रहने वाली जो जनजातियां थी वो बाहर से बिल्कुल अलग थी, लेकिन जंगलों में जो परिधि पर की जनजातियां थी, वो परिधि पर की जनजातियां ग्रामीण समाज से संपर्क में थी। इसलिए अंग्रेजी शासन काल में भी जनजातीय समाज का, आदिवासी समुदाय का भारत के ग्रामीण समाज से या हिंदू समाज से संपर्क हुआ और बहुत सारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा को इन्होंने भी अपना लिया। परिधि की जनजातियों में हिंदू धर्म के प्रथा परंपरा आए, उनकी बीच की चीजें हिंदू धर्म में आ गई, जो भी रहा। बट हम कह सकते हैं कि ज्यादातर ये जनजातियां मुख्य समाज से अलग रही। इंटरेक्शन होता रहा। अंग्रेजी शासन काल के पहले ये खुशहाल थी, ऐसा मानव शास्त्रियों का मानना है, क्योंकि इनकी जरूरतें बड़ी सीमित थी, इनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी और जंगलों से ही इनकी जरूरतें पूरी हो जाती थी। वनों के अंदर रहते थे, इनके रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा सब वन से प्रभावित थे, प्रकृति से प्रभावित थे। इनकी पूरी इकोनॉमी वन आधारित थी, वन से ही अपनी आजीविका चला लेते थे और चूंकि जरूरतें कम थी इसलिए खुशहाल थी। जरूरतें कम थी इसलिए खुशहाल थे। जनजातीय समाज में एक नई घटना घटित होती है अंग्रेजों के आगमन के बाद। जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज का पहला उद्देश्य होता है भारत में व्यापार करना और अधिक से अधिक लाभ कमाना। एक व्यापारी बनकर के वो आते हैं। लाभ कमाना ही उनकी पहली प्राथमिकता रहती है। फिर लाभ कमाने के लिए ही सही, धीरे धीरे वह यहां पर अपने राजनीतिक साम्राज्य को स्थापित करते हैं और पॉलिटिकल हेड बन जाते हैं। फिर वो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करते हैं और पूरे भारत को एकजुट करते हैं। जब भारत में अंग्रेजों का शासन थोड़ा सा परमानेंट टाइप का होता है, जब यहां वो शासक बन जाते हैं, तो ढेर सारे अंग्रेज विद्वानों का भारत में प्रवेश होता है, आगमन होता है। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है। व्यापारी तो थे ही, इधर अंग्रेज अपने बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यातायात के साधनों का विकास करते हैं। पिक्चर को समझते जाओ, देखते जाओ, यातायात के साधनों का विकास करते हैं। सड़क निर्माण करते हैं, रेल निर्माण करते हैं। मैक्सिमम ये अंग्रेजी शासनकाल में होता है। और रेल निर्माण या सड़क निर्माण के क्रम में जब ये जंगलों और पहाड़ों से गुजर रहे होते हैं तो इनकी नजर जंगलों में रहने वाले नंग धड़ंग या पत्ता पहनने वाले उन जनजाति समुदायों पर पड़ती है, उन आदिम समुदायों पर पड़ती है। अंग्रेज काफी एडवांस हो चुके थे। जब भारत में वो इन आदिम जातियों को देखते, एक खबर लंदन तक पहुंचती है। लंदन स्कूल के ऑफ इकोनॉमिक्स के जो मानव शास्त्री होते हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वहां की यूनिवर्सिटी के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वहां आते हैं और जनजातियों के अध्ययन करने के लिए उनके क्षेत्र में घुस जाते हैं। उनके इलाके में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है उनको ईसाई बनाना। उनके इलाके में साहूकारों का प्रवेश होता है, महाजनों का प्रवेश होता है। और महाजन और साहूकार जहां भी जाते हैं वो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के उद्देश्य से जाते हैं। अंग्रेज सरकार
खुद विकास क्रम में उनको पिछड़ा समुदाय मानती है। इसलिए अंग्रेज सरकार की जो उनके बारे में पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी यही होती है कि उनको भी विकसित किया जाए। और अंग्रेजों के लिए विकसित का मतलब होता है उनकी जीवन शैली को वेस्टर्नाइज कर दिया जाए। परिणामतः उनका संपर्क पहली बार अंग्रेजी शासन काल में ओपनली बाहरी समुदाय से होता है। उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरियां स्कूल चलाने लगती है। ईसाई मिशनरियां उनके लिए हॉस्पिटल, बहुत सारी सुविधाएं देने लगती है। अंग्रेजों के उनके क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ उनकी जरूरतें बढ़ती है। पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के साथ उनकी आवश्यकताएं बढ़ती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनमें ऋणग्रस्तता बढ़ती है। महाजन वहीं बैठे होते हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कल तक वो महुआ पीते थे, अब अंग्रेजी पीने लगते हैं। आधुनिक वेशभूषा यूज करने लगते हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजों के संपर्क में आने के साथ, बाह्य समुदाय के संपर्क में आने के साथ उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है और महाजनों से वो कर्ज लेते चले जाते। और अंग्रेजी शासन काल में जो उनके साथ कुछ जो प्रमुख समस्याएं उभर कर सामने आती है बच्चा लोग, वो समस्या है उनकी संस्कृति का विघटन। अब वो अपनी जनजातीय संस्कृति को छोड़ करके आधुनिक कह सकते हो, या आज के डेट में आधुनिक का मतलब होता है पश्चिमी संस्कृति को अपनाना शुरू कर देते। वो भी पैंट शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं। और पैंट शर्ट आधुनिक संस्कृति का पार्ट नहीं है, पश्चिमी संस्कृति का पार्ट है। जो हमारा वेशभूषा है ये वेस्टर्नाइजेशन को परिलक्षित करता है, पश्चिमीकरण को परिलक्षित करता है। और धीरे धीरे उनका पश्चिमीकरण शुरू होता है, उनकी संस्कृति का अपघटन शुरू होता है, उनकी संस्कृति नष्ट होने लगती है, उनकी जरूरतें बढ़ती है, पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनकी गरीबी बढ़ती है, ऋणग्रस्तता बढ़ती है, कर्ज लेने पर विवश हो जाते हैं। और फिर महाजन उस कर्ज के ब्याज के बदले में ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लेकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनकी जमीनें अपने नाम से करवाते चले जाते हैं। और जनजातीय इलाके में गैर जनजातीय लोगों का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है। जनजातीय इलाकों में गैर जनजातीय लोगों की भूमि पर नियंत्रण होता चला जाता है। ये साहूकार, ये महाजन, ये गैर जनजाति के लोग, जैसे झारखंड में देखोगे तो कई बाहर के लोग, बिहार के लोग, गैर जनजाति लोग वहां जमीन खरीदकर, खेत खरीदकर बसे हुए हैं। ये सारे बाहरी लोग उनके इलाके में प्रवेश कर जाते हैं, बस जाते हैं। भूमि से अलगाव, एलिनेशन फ्रॉम, उनमें अंग्रेजी शासन काल में भूमि अलगाव की समस्या उभर कर सामने आती है। भूमि अलगाव का मतलब होता है बच्चा जनजातियों की भूमि का गैर जनजातियों के पास चले जाना। और इसलिए जाता है क्योंकि गरीब थे, कर्ज लिए हुए थे, सीधे साधे थे, उनको आसानी से महाजन बेवकूफ बना करके कम पैसा देकर अधिक से अधिक भूमि उनका हड़प लेते थे। भूमि अलगाव की समस्या, गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या, सांस्कृतिक विघटन की समस्या उभर कर सामने आती है। इनकी चौथी समस्या है कि ईसाई मिशनरियों का एक ही उद्देश्य था कि किसी न किसी रूप में इनका धर्मांतरण कराना। इसीलिए यहां पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति को उन्होंने लागू किया, इसीलिए आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार उनके बीच किया और कहीं ना कहीं उनका ईसाईकरण कर दिया, कहीं ना कहीं उनका ईसाईकरण कर दिया बच्चा। आप देखोगे 94% टोटल पॉपुलेशन का 94% जनसंख्या मिजोरम में ईसाई है। और ये 94% ट्राइबल कम्युनिटी से, ये ट्राइब से जो ईसाई बन गए। नागालैंड में 86% ट्राइब्स जो ईसाई बन गए। मेघालय में 86% ट्राइब्स है जो 86% ईसाई हैं। इस तरह से इनकी एक चौथी समस्या धर्मांतरण की समस्या जनजातियों की रही और ये जनजातियों का ईसाईकरण होता चला गया। ईसाई मिशनरियों ने यहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार तो किया, बट हर जगह नहीं किया। इसलिए अशिक्षा और पिछड़ेपन इनकी समस्या पहले भी थी। जब मुख्य समाज से तुलना हम करते हैं तो मुख्य समाज की तुलना में आज भी राष्ट्रीय औसत से आज भी इनमें शिक्षा का स्तर निम्न है, पिछड़ापन बना हुआ है। तो शिक्षा और पिछड़ापन की समस्या भी इनकी बनी रही
क्योंकि अब इनको भारतीय समाज के कंटेस्ट में देखा जाने लगा। अगर हम उसको अलग थलग मानते हैं तो इनको शिक्षा की जरूरत नहीं। अभी लास्ट वाला हम अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये नई समस्या है। लगभग स्क्रीन पर जो समस्याएं दिखाई दे रही है वो अंग्रेजी शासन काल में ही इन समस्याओं का उद्भव होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इधर अंग्रेजों की भारत में शोषण की नीति रही, इसलिए अंग्रेजों ने वन भूमि पर निगाह लगाई। सबसे पहले व्यापारी बन के आए, व्यापार के रूप में उन्होंने शोषण किया। फिर यहां पर कृषि अर्थव्यवस्था पर उनकी निगाह गई और आपने पढ़ा होगा मुगल शासक से इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा का लगान वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और यहां पर अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। इन्होंने पट्टेदारी प्रणाली को लागू किया, लैंड टेन्योर सिस्टम को लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मुनियों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया मद्रास प्रेसिडेंसी में। अवध के क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। अंग्रेजों ने लैंड टेन्योर सिस्टम को लागू करके कृषि भूमि में अपनी निगाह रखी और कृषि भूमि में उपज का एक मैक्सिमम हिस्सा हड़पना शुरू कर दिया। अदरवाइज गांव की भूमि गांव में ही रहती थी। ठीक है कि गांव में ग्राम पंचायत जमीन की स्वामी होती थी और हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, जजमानी व्यवस्था के तहत कृषक जातियां केवल खेती का काम करती थी। खेत से जो भी होता था वो सब का सब गांव में ही रह जाता था। लेकिन लैंड टेन्योर सिस्टम के लागू हो जाने से कृषि उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने लेना शुरू किया और ग्रामीण समाज बदहाली से गुजरने लगा। फिर अंग्रेजों की निगाह वनों पर पड़ी और 1894 में अंग्रेजों ने एक वन नीति बनाई, एक कानून बनाया जो 1927 में वो कानून को और ज्यादा पुख्ता किया गया। उस कानून में प्रावधान कर दिया गया कि अंग्रेज सरकार कभी भी चाहे तो वन को ले सकती है, यानी वन को राज्य का संपत्ति घोषित कर दिया गया। वन भूमि राज्य की संपत्ति होगी और राज्य कभी भी चाहे तो वन भूमि को अतिक्रमण कर सकता है। 1894 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था बच्चा लोग, उस भूमि अधिग्रहण कानून में वन भूमि को भी शामिल किया गया। 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून आज तक चल रहा था, 2013 तक चला है। 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया, इसको भी हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी में पढ़ा था। इस तरह से अंग्रेजों ने वन भूमि का भी शोषण करना शुरू किया और खास करके 1900 के बाद जब ढेर सारे इंडस्ट्री आने लगे तो ढेर सारे लकड़ी के उत्पादों को इन्होंने इस इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू किया। वनों में अंग्रेजों ने अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए, रेंजर, फॉरेस्टर। पहली बार वनों पर भी अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक नियंत्रण को कायम किया। वन भूमि पर भी अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक नियंत्रण को कायम किया और वनों का भी दोहन करना शुरू किया। अब वन उत्पाद ही उनकी प्रमुख इकोनॉमी थी। अंग्रेजों के वनों के शोषण से इनमें गरीबी, ऋणग्रस्तता और बढ़ती चली गई। इस तरीके से अगर हम एक लाइन में कहें तो अंग्रेजी शासन काल में जनजातियों की स्थिति बदतर होती चली गई और अंग्रेजी शासन काल में ये भारतीय जनजातियां कई तरह की समस्याओं से ग्रसित होती चली गई। इसके बाद देश आजाद हुआ। हमारी भारत सरकार ने विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया, नियोजित विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया, राज्य के नेतृत्व में विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के हर कमजोर तबके को आइडेंटिफाई किया, SC, ST, और फिर ऐसे कमजोर तबकों के लिए हमारे राज्य ने विशेष प्रयास किया। इनकी एक लिस्ट बनाई, उनको आरक्षण दिया, इनके
शैक्षिक विकास के लिए, इनके कौशल विकास के लिए सरकार ने ढेर सारी योजनाएं शुरू की। इनके क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की। इनके क्षेत्र में शिक्षा विकास हो, इनके लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की। इनको रोजगार मिले, इसके लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की। इनके क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो, बिजली आए, पानी आए, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की। इस तरीके से सरकार ने इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और विकास के इस 75 वर्ष की यात्रा में निश्चित तौर पर इनकी यह समस्या भी कम हुई। बट अगर हम आज कहें तो आज भी इनमें भूमि अलगाव की समस्या बनी हुई है। हम लोग पढ़ते हैं, बच्चा लोग, मैं ओवरऑल एक व्यू दे रहा हूं। हम लोग पढ़ते हैं कि कई राज्य ऐसे हैं, झारखंड में कोई गैर जनजाति व्यक्ति जनजाति की जमीन को नहीं खरीद सकता। ये सब इसलिए किया गया ताकि जनजातियों के भूमि अलगाव की समस्या को रोका जा सके। जनजातीय क्षेत्र में गैर जनजातियां जाकर के जनजातियों की भूमि को किसी न किसी रूप में खरीद ले और फिर वहां रहने वाली जनजातियां ही अपनी भूमि से वंचित हो जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी इनके लिए। इसको रोका जाए, ऐसा आजादी के बाद कानून बनाकर के रोकने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर के इनकी स्थिति में सुधार आया। आजादी के बाद हमारी सरकार ने जो इनकी विकास नीति बनाई, उस विकास नीति में पहले भी हम लोग पढ़ चुके एकीकरण की नीति, याद करो। समाज समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह की पहचान को बनाए रखते हुए उनका विकास कर, सरकार ने जब उनका विकास किया तो उनकी पहचान को बनाए रखते हुए उनके विकास पर बल दिया। नेहरू जी ने कहा कि उनका पहचान बनाए रखते हुए उनका विकास किया जाए। जनजातियों के विकास में मैक्सिमम जनजातियों को ही शामिल किया जाए, बाहरी लोगों को जनजातियों के विकास का जिम्मा नहीं दिया जाए। इस तरह से उनके सांस्कृतिक विघटन को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बचाने का प्रयास किया ताकि भूमि अलगाव की समस्या को दूर किया जा सके। क्या क्या किया ये हम लोग किए गए प्रयास में पढ़ेंगे, बट एक ओवरऑल हम दे देते हैं। हमारी सरकार ने इनके भूमि अलगाव की समस्या को रोकने का प्रयास किया। इनके लिए ढेर सारी स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए। इनकी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया गया। इनको स्किल्ड किया गया। इनको सब्सिडाइज रेट पर पैसे दिए जा रहे हैं ताकि इनकी गरीबी और ऋणग्रस्तता को रोका जा सके। सरकार ने कानून बना करके जो कर्जदाता ने इनको कर्ज दिया था उसको अपराध घोषित कर दिया। बड़े बड़े साहूकार जो इनको कर्ज देके कर्ज के चंगुल में फंसा लेते थे, इस तरह का कर्ज देना अपराध के श्रेणी में डाल दिया गया कि ऋणग्रस्तता से इनको मुक्ति दिलाई जा सके। इनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए इनके विकास पर बल दिया गया ताकि इनकी सांस्कृतिक विघटन की समस्या को रोका जा सके। भारत में जबरन धर्मांतरण को अपराध घोषित किया गया। प्रलोभन देकर धर्मांतरण जबरन धर्मांतरण के अंतर्गत शामिल किया गया कि कोई भी ईसाई मिस्त्री प्रलोभन देकर धर्मांतरण अगर करेगी तो क्राइम। स्वैच्छिक रूप से कोई भले धर्म बदल दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरन धर्मांतरण करवा रहा है वो अपराध है। इस तरह से इनकी धर्मांतरण की समस्या को भी रोकने का प्रयास किया गया। ईसाई मिस्त्रियां आधुनिक शिक्षा इनके क्षेत्र में चला ही रही थी। हमारी सरकार ने भी कई रूपों में इनके शैक्षिक विकास के लिए योजनाएं शुरू की और इनकी अशिक्षा की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। इनके विकास के लिए प्रयास किया गया और इनके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया गया। और इन तमाम प्रयासों से निश्चित तौर पर इनकी ये समस्याएं कम हुई। लेकिन अगर हम आज की बात करें बच्चा लोग, तो आज भी इनकी समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। अभी भी भूमि अलगाव की समस्या इनकी बनी हुई है। अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में किसी न किसी तरीके से इनकी जमीनों को खरीदने का काम जारी है। जो लोग जाते हैं वो ट्रस्ट बना के खरीदते हैं, यानी कहीं ना कहीं कानून के अंदर लोग एक लूप होल्स निकाल लेते हैं। झारखंड में अगर हमें जमीन खरीदनी है किसी ट्राइबल कम्युनिटी की, व्यक्ति की, ट्राइब्स की, हमारे अपने नाम पे हम जमीन नहीं खरीद सकते हैं। हम एक एनजीओ बना लेंगे, एक ट्रस्ट बना लेंगे। ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होंगे अपनी पत्नी को रखेंगे, अपने रखेंगे, बेटा को रखेंगे, अपने रिश्तेदारों को रख लेंगे और ट्रस्ट के नाम से आ जाएगा। ट्रस्ट हमारे कंट्रोल में होगा, ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीद सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में जारी है, कम हुआ है
बट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी अगर हम बीपीएल की बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटी की आबादी गरीबी रेखा से नीचे रखने वालों में प्रमुख है। ऋणग्रस्तता की समस्या आज भी इनकी बनी हुई है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। खास करके वैश्वीकरण के बाद जो तीव्र पश्चिमीकरण चला है बच्चा, इस तीव्र पश्चिमीकरण ने सांस्कृतिक विघटन की समस्या को उत्पन्न किया है। इनकी संस्कृति नष्ट हो रही है। सरकार इनकी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास कर रही है, बट इतनी तेजी से आधुनिक संचार साधनों के विकास के साथ इनकी जीवन शैली पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। पिज्जा ये भी खाने लगे हैं, बर्गर ये भी खाने लगे हैं, मोमोज ये भी खाने लगे हैं, आधुनिक वेशभूषा का प्रयोग ये भी करने लगे हैं, बर्थडे ये भी मनाने लगे हैं, डिस्को ये भी करने लगे हैं, अंग्रेजी पसीतो पसीतो ये भी गाने लगे हैं बच्चा। ये तो धन्यवाद करो पहचान के संकट का, याद होगा आपको। आइडेंटिटी क्राइसिस ने हाल के वर्षों में इनमें निर्जातीयता को बढ़ाया है। हम संथाल, हम मुंडा, हम खासी, हम गारो, हम नागा, हम कुकी। और इस बढ़ती हुई निर्जातीयता के कारण कहीं ना कहीं ये अपनी संस्कृति को फिर से अपनाना शुरू कर दिए हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इनका सांस्कृतिक विघटन जारी है। धर्मांतरण की समस्या नो डाउट काफी कम हुई है। अशिक्षा और पिछड़ापन आज भी है, और अगर हम भारत के संपूर्ण से तुलना करें तो राष्ट्रीय औसत से शिक्षा का स्तर आज भी इनमें अधिक है। राष्ट्रीय औसत से पिछड़ापन का स्तर आज भी इनमें अधिक है, और आज भी ट्राइबल कम्युनिटी को एक पिछड़ा समुदाय माना जाता है। सरकार के विकास योजनाओं का जो लाभ है बच्चा, ट्राइबल कम्युनिटी में भी कुछ जनजातियों को मिला। नॉर्थ ईस्ट की कुछ जनजातियों को इसका लाभ ज्यादा मिला। राजस्थान के मीणा जनजाति ने इसका लाभ बहुत ज्यादा उठाया। बट आज भी बैगा, कोरकू जनजातियां मुख्य धारा से बाहर है, आज भी पिछड़ी हुई है। और इधर एक नई समस्या भी आई, क्योंकि ये सारी की सारी समस्याएं बच्चा ये परंपरागत से जुड़ी हुई थी, अंग्रेजी शासनकाल से। आजादी के बाद एक नई समस्या दिखाई दी। नई समस्या क्या थी? इसको हम विकास जनित समस्या कहते हैं। हमारी सरकार ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, भारत के लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, भारत के लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ताकि पीने का पानी, वाटर सप्लाई हो, भारत के लोगों को खेती करने के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़े बड़े डैम बनाने का काम शुरू किया। डैम समझते हो? बड़े बड़े बांध, इसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण का काम शुरू किया। और ये बड़े बड़े डैम कहां बनते हैं? मैदानी इलाके में नहीं बनते, पहाड़ी इलाके में बनते। डैम की कहानी आपको पता होगा। डैम जब भी बनाया जाता है, मान लो कि ये सब पहाड़ है, ये सब पहाड़ है, ये सब पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, और ये नदी बह रही है, नदी आ रही है, ये नदी बह रही है बच्चा। यहां ढेर सारे गांव होते हैं पहाड़ों पे, जंगलों में। लेकिन अगर ऐसा लोकेशन हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जाता है जहां पहाड़ का ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि नदी के चारों तरफ से पहाड़ है, और जहां नदी निकल रही है वहां पर पहाड़ घिरा हुआ है, क्या किया जाता है? यहां पर यहां एक दीवार जोड़ दिया जाता है, दीवार जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही दीवार जोड़ दिया जाएगा, ये पानी आकर के इसमें रुकना और फैलना शुरू होगा, और ये पूरा का पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ एक तालाब बन जाएगा। पानी स्टोर कर दिया गया। बरसात होती है, बारिश का पानी नदी में बहने के बजाय ये सब पहाड़ों के पास स्टोर होता चला गया। इसी को हम कहते हैं डैम, बांध। इसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसके कई उद्देश्य होते हैं। पानी जब जमा कर दिया गया तो पहला उद्देश्य है कि बाढ़ की समस्या से राहत मिल जाएगी।
क्योंकि जब बहुत तेज बारिश होगी तो बारिश से जो बाढ़ आएगा उस पानी को रोक दिया गया, बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। दूसरा इसका लाभ हुआ कि जब पानी स्टोर हो गया तो गर्मी के दिनों में इस पानी को खोल खोल करके, क्योंकि यहां पर गेट बना दिया गया, कई गेट हैं, जरूरत पड़ने पर खोला जाता है, बंद कर दिया जाता है, 10 गेट 20 गेट बना दिया गया, और इसमें से 5 गेट खोल दिया गया। जितनी पानी की जरूरत है ये पानी इधर बह रहा है और इसी से अलग अलग कैनाल में पानी जा रहा है और उस पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। 2 उद्देश्य पूरा हो गया, बाढ़, सिंचाई। इसी में पानी को प्यूरिफाई करके मशीन लगा करके और बड़े बड़े पाइप के माध्यम से शहरों में वाटर सप्लाई का काम कर दिया जाता है। शहर में घर घर में नल लगे होते हैं और वहां पर पानी सप्लाई का आता है, जो लोग पीते हैं, पीने की पानी उपलब्ध कराना। 3 उद्देश्य हो गया। और यहां पर बच्चा लोग जो दीवार बना, ये दीवार बहुत ऊंचा हो गया, ये पानी का लेवल बहुत ऊंचा हो गया और इस दीवार में बड़े बड़े टनल लगे होते हैं और इस दीवार के टनल से पानी जब नीचे गिरता है ना तो फोर्स, और इसी फोर्स से बिजली बनाया जाता है। तो यहीं पर बिजली प्लांट भी बन गया। बट हमारा कंसर्न यहां पर क्या है कि जब बड़े बड़े डैम बनाए गए तो यहां पर जो गांव थे वो गांव जनजातियों के ही गांव थे, क्योंकि डैम से सबसे ज्यादा जनजातियां विस्थापित हुई। डैम से सबसे ज्यादा जनजातियां विस्थापित हुई। जब डैम बनाया गया तो सरकार ने आदेश दिया कि भैया इस इलाके को खाली करो, और जनजातियों को विस्थापित कर दिया गया। इनकी जमीनों को सरकार ने एक्वायर कर लिया। जहां डैम का मुहाना था यहां पर भी इधर के जनजातियों को सरकार ने भगा दिया, विस्थापित कर दिया कि गलती से भी डैम अगर टूट गया तो सारे के सारे मारे जाएंगे। डेंजर जोन घोषित करके वहां के जनजातियों को भी विस्थापित कर दिया गया। आजादी के बाद जनजातियों का विस्थापन एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। भूमि अधिग्रहण और विस्थापन एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। यहां से सबसे ज्यादा सवाल बन रहे हैं आजकल। ये हिट टॉपिक है इनकी समस्याओं के संदर्भ में। इसके बाद 1991 के बाद बच्चा लोग भारत में औद्योगिकरण तीव्र किया गया, निजीकरण पर बढ़ावा दिया गया, ढेर सारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री लगाने के लिए आ गया, विदेशी कंपनियां इंडस्ट्री लगाने के लिए आ गई। और जब भारत में ढेर सारे उद्योग धंधे लगे तो उद्योग धंधे लगाने के लिए जमीनें चाहिए थी और उद्योग धंधे में यूज करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था, और ये रॉ मटेरियल जंगलों और पहाड़ों में ही विद्यमान था। माइनिंग, क्योंकि माइनिंग के द्वारा रॉ निकलेगा और रॉ से इंडस्ट्री लगाया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए और माइनिंग के लिए जमीन चाहिए थी और सरकार ने जमीनें अधिग्रहण की, भूमि अधिग्रहण, जमीन को एक्वायर करके उद्योगपतियों को दे दी। जब सरकार ने जमीन को एक्वायर की तो इसका सफर किसने किया? सफरर कौन रहा? ये जनजातियां, क्योंकि जहां जंगलों में माइनिंग हो रही है, पहाड़ों में माइनिंग हो रही है, वहां रहने वाली मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे। इसलिए भूमि अधिग्रहण और विस्थापन इनकी एक नई समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। इस तरह से भारतीय जनजातियां एक अति संवेदनशील समुदाय के रूप में चिन्हित की गई थी, चिन्हित की जाती है, और सरकार कई रूपों में इनके विकास के लिए काम कर रही है। क्लियर है? ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अब इन्हीं समस्याओं के बारे में हमने आपको पीडीएफ नोट्स दिया है, तो आप नीचे में यहां पर लिखिए पीडीएफ नोट्स, यहां लिखिए पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स डन। अब आते हैं हम लोग हमने इन्हीं समस्याओं को अलग अलग रूपों में लिखने का प्रयास किया है। भूमिका
आपके सामने है। जनजातीय समुदाय भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग है, जिनको पिछड़ा समुदाय के रूप में चिन्हित किया जाता है। पिछड़ा समुदाय के रूप में भारत का जनजातीय समाज कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहा है, जैसे, और मैंने आपको सारी समस्याओं का डिस्कशन जो अभी अभी मैंने बताया यहां पर कर दिया। निरक्षरता और अशिक्षा की समस्या, ऋणग्रस्तता की, गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या, भूमि अलगाव और विस्थापन की समस्या, सांस्कृतिक क्षरण और विलुप्तता की समस्या, धर्मांतरण की समस्या। ओके, धर्मांतरण की समस्या, इस तरीके से सारी समस्याओं को जो अभी अभी मैंने बताया, इन समस्याओं को मैंने यहां पीडीएफ आपको दे दिया है। यही बातें हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चा, ये सिलेबस में आपके नहीं है, या तो फिर मैं छोड़ दूं और केवल सिलेबस पढ़ाऊं, क्योंकि हर चीज को मुझे मत कहो कि लिखवा दीजिए। फिर मेरे लिए एक ही उपाय बचेगा कि फिर मैं इसको चर्चा में ही नहीं लाऊं, आप समझोगे ही नहीं। मैं जो सिलेबस में आपके दिख रहा वही पढ़ाता चलो। तो या तो मेरे ऊपर भरोसा करो, मुझे अपने से पढ़ाने दो, यही चीजें मैं लिखवाऊंगा, आपको टाइम लगेगा। वो चीजें मैंने पीडीएफ दे दिया। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं और विकास कार्यक्रम, उस पर हम आएंगे। नीति, उस पर हम आएंगे। संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, उस पर हम आएंगे। ठीक है, ये है उनकी समस्याएं, और इस समस्याएं आपको दिया गया है। अगला डायमेंशन मैंने यहां पर दिया है। इन समस्याओं का एक ही कारण एक ही जगह मैंने दिया है, अलग अलग भी कारण है। और इन समस्याओं के अगर हम कारण की बात करते हैं तो इन कारणों को दो भागों में हम बांटते हैं। एक औपनिवेशिक शासनकाल से संबंधित कारण। औपनिवेशिक शासनकाल से संबंधित कारण मैंने बताया कि कैसे भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों की निगाह वन भूमि पर पड़ी, उनका प्रवेश इन जनजातीय क्षेत्रों में हुआ, और फिर अंग्रेजों ने इनके साथ जो भी किया, इन घटनाओं ने इनको कई समस्याओं से ग्रसित कर दिया। भूमि अलगाव की समस्या, गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या, सांस्कृतिक विघटन की समस्या, धर्मांतरण की समस्या, अशिक्षा और पिछड़ापन की समस्या। और फिर दूसरा कारण हमने दिया स्वतंत्रता काल से संबंधित कारण, और यहां पर मुख्य है इनके क्षेत्र में नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण। इनके क्षेत्र में नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण एक प्रमुख कारण है जो भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या के लिए जिम्मेदार है। इनके क्षेत्र में तीव्र औद्योगिकरण और उसके लिए जमीन का अधिग्रहण, इनके क्षेत्र में माइनिंग और उसके लिए जमीन का अधिग्रहण। ठीक है, ये आजादी के बाद का इनकी समस्याओं के लिए कारण है। डन। और फिर कारण के बाद जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वहां हम आ जाते हैं, और वो है जनजातीय समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रयास। आप यहां से एक हेडिंग डाल दो। आपने जनजातीय समुदाय की समस्याओं का हेडिंग डाल दिया है, अब आप यहां से एक हेडिंग डालो, जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास। ठीक है, आप एक हेडिंग डालिए, जनजातीय समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास। जनजातीय समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास। ठीक है, समाधान हेतु किए गए प्रयास। ठीक है, अब प्रयास को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। एक है हमारा नीतिगत प्रयास, भारत में जनजातीय विकास के लिए क्या नीतिगत प्रयास रहा, क्या पॉलिसी रही, और नीति और विकास कार्यक्रम में मैंने अंतर आपको कर दिया है। नीति एक डायरेक्शन लाइन होता है और उसी के अनुरूप ढेर सारे विकास कार्यक्रम, शैक्षिक विकास कार्यक्रम, अलग अलग विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। एक तो नीतिगत प्रयास,
दूसरा है संवैधानिक और वैधानिक प्रयास। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये हो गया संवैधानिक प्रयास, और समय समय पर हमने इनके रक्षोपाय के लिए क्या क्या कानून बनाया है, ये हो गया वैधानिक प्रयास। क्या क्या कानून बनाया है, क्या क्या अधिनियम पारित किया है, ये हो गया वैधानिक प्रयास। और हमने फिर तीसरा दिया है योजनागत प्रयास। ठीक है, यही हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नीतिगत प्रयास पर जाएंगे, फिर हम संवैधानिक और वैधानिक प्रयास को देखेंगे, और फिर हम इनके लिए योजनागत प्रयास पर डिस्कस करेंगे। राइट, और फिर हम तीनों की समीक्षा करेंगे, तीनों का मूल्यांकन करेंगे, नीतिगत प्रयासों का मूल्यांकन करेंगे कि ये नीतिगत प्रयास कहां तक सफल रहा, कहां तक सही रहा और कहां तक गलत रहा। पक्ष और विपक्ष की चर्चा, कीवर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया है कि समीक्षा का, मूल्यांकन का, इवैल्यूएट, एग्जामिन, अकाउंट फॉर, एनालाइज, डिस्कस, इस तरह के अगर शब्द प्रश्न में है तो उनका क्या मतलब है, और इस तरह के शब्द पे है तो प्रश्न की क्या मांग है और क्या आंसर की फ्रेमिंग होनी चाहिए। मैं पढ़ा चुका हूं, आपको यूट्यूब पे इसका क्लास पढ़ा हुआ है कीवर्ड्स के नाम से। जैसे ही समीक्षा की बात आती है तो हम दोनों पक्ष की चर्चा करते हैं, तो हम नीतिगत प्रयासों की भी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि ये नीति कहां तक सही थी और कहां तक गलत थी। बारी आती है संवैधानिक और वैधानिक प्रयास क्या किए गए और फिर इनकी समीक्षा, और फिर बारी आती है योजनागत प्रयास क्या किया गया और इनकी समीक्षा। एक जो डायमेंशन बनेगा प्रयास का, उस डायमेंशन का एक डायमेंशन जरूर बनेगा जनजातीय समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास का मूल्यांकन और सुझाव, और फिर उसी तरह से तीनों का मूल्यांकन करेंगे, नीतिगत प्रयासों का मूल्यांकन और सुझाव, संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों का मूल्यांकन और सुझाव, योजनागत प्रयासों का मूल्यांकन और सुझाव। ये हम लोगों का आगे पढ़ने का अप्रोच होगा बच्चा। जब हम इस अप्रोच की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहली बात आती है नीतिगत, और इसलिए सबसे पहला हेडिंग डालो जनजातीय विकास नीति। जनजातीय विकास नीति ये आपका टॉपिक है, ठीक है, ये आपका टॉपिक है बच्चा। जनजातीय विकास नीति डैश एकीकरण की नीति, ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी डैश इंटीग्रेशन पॉलिसी, ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी डैश इंटीग्रेशन पॉलिसी। ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी डैश इंटीग्रेशन पॉलिसी, जनजातीय विकास नीति डैश एकीकरण की नीति, ये हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आपने हेडिंग डाल दिया। फिर से हम लोग चलते हैं अंग्रेजी शासनकाल में, और भारत सरकार की जो ट्राइबल पॉलिसी थी, ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी थी, इनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक है हमारा औपनिवेशिक शासनकाल की नीति, औपनिवेशिक शासन काल में, ठीक है, और दूसरा है स्वतंत्रता के बाद, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद। ये जो हमारे सामने टॉपिक है एकीकरण की नीति, ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी,
ये आजादी के बाद भारत सरकार की जनजातीय विकास नीति है। आजादी के बाद भारत सरकार की जो जनजातीय विकास नीति है उसको हम कहते हैं एकीकरण की नीति। सो यहां पर हम जो लिखेंगे बच्चा वो यही है, एकीकरण की नीति। एकीकरण की नीति। बट आजादी के पहले क्या नीति थी सरकार की? जब हमारे भारत में अंग्रेज आए और जब अंग्रेजों ने इन जनजातीय समुदायों को देखा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मानव शास्त्रियों ने जब इन जनजातीय समुदायों को देखा, तो आधुनिक समाज वैज्ञानिकों की नजर में जंगलों और पहाड़ों में रहने वाला जनजातीय समुदाय मानव समाज के उद्विकास क्रम में सबसे पिछड़ा समुदाय है। इसलिए अंग्रेजों ने भी इनको पिछड़ा माना और अंग्रेजी सरकार की इनके बारे में जो पॉलिसी रही वो यही रही कि इनको भी विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इनको भी विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इनको भी आधुनिक बनाया जाए। लेकिन उस समय बच्चा पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण एक ही माना जाता था। यानी पैंट शर्ट पहन लिए तो आप आधुनिक हो गए, ऐसा सोचा जाता था। यानी अंग्रेजी जीवन शैली का अनुकरण ही आधुनिकीकरण, अंग्रेजी जीवन शैली का अनुकरण ही विकास। इसलिए शुरुआती दिनों में अंग्रेजों ने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो नीति बनाई, उस नीति को हम कहते हैं सातवीकरण की नीति। सातवीकरण की नीति, एसिमिलेशन पॉलिसी। एसिमिलेशन पॉलिसी सातवीकरण की नीति। सातवीकरण की नीति का मतलब होता है कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया था एकीकरण, इंटीग्रेशन एंड एसिमिलेशन में क्या अंतर है। मैंने बताया था कि दोनों जुड़ाव की एक प्रक्रिया है, राइट। बट जुड़ाव की प्रक्रिया दो तरह की है। मैंने कहा था कि एक दिल के आकार की मोमबत्ती ले लो आप, एक स्क्वायर मोमबत्ती ले लो आप, एक लंबा मोमबत्ती ले लो आप, एक गोला मोमबत्ती ले लो आप, ठीक है। चारों मोमबत्तियों को आप किसी धागा से या रस्सी से जुदा करके आपस में बांध दो, जोड़ दो। ये चारों मोमबत्तियां जुड़ गई। जुड़ाव का एक रूप है। जुड़ाव का दूसरा रूप है कि आप एक बर्तन को गर्म करो, चारों मोमबत्तियों को उसमें डाल दो, चारों जब पिघल जाए तो फिर उसको ठंडा करके एक गोले मोमबत्ती में बना दो। यहां भी चारों मोमबत्तियां मिल गई, जुड़ गई। बट पहली वाले जुड़ाव में चारों मोमबत्ती अपनी पृथक पहचान को बनाए हुए, और दूसरे वाले जुड़ाव में बाकी तीनों मोमबत्तियों ने अपनी पृथक पहचान को खो दिया है और गोले वाले मोमबत्ती में अपने को मर्ज कर दिया है। मर्ज कर दिया है, सातवीकृत कर दिया है, एसिमिलेट कर दिया, राइट। ये दूसरे वाले जुड़ाव की प्रक्रिया को हम सातवीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और पहले वाले जुड़ाव की प्रक्रिया को हम एकीकरण कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। सातवीकरण विभिन्न अंगों के जुड़ाव की वह प्रक्रिया है जहां बाकी सभी अंग अपनी पृथक पहचान को खोकर इसी में अपने को मर्ज कर देते। और एकीकरण या इंटीग्रेशन विभिन्न अंगों के जुड़ाव की वह प्रक्रिया है जहां ये अंग, ये पार्ट अपनी पृथक पहचान को बनाए रखते हुए, सातवीकरण में पृथक पहचान को खोकर किसी में मर्ज कर देते और एकीकरण में पृथक पहचान को बनाए रखते हुए जुड़ जाते।
यही है एकीकरण और सात्वीकरण। अंग्रेजी शासन काल में जो जनजातियों के विकास की जो नीति थी, वो नीति थी कि जनजातियों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, जनजातियों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार किया जाए, जनजातियों में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए और उनको पूरी तरह से वेस्टर्नाइज कर दिया जाए। मतलब जनजातियां अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान को छोड़ दे और अपने को अंग्रेजी या पश्चिमी संस्कृति के साथ मर्ज कर दे। अंग्रेजों के लिए जनजातीय विकास का यही स्वरूप रहा और अंग्रेजों ने जनजातीय विकास के लिए यही काम किया। उनके क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया, उनके क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को शुरू किया गया और धीरे धीरे जनजातियों का पश्चिमीकरण तेजी से हुआ और इस घटना ने जनजातियों के सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। इस घटना ने जनजातियों के सांस्कृतिक विघटन की समस्या को जन्म दिया। इसलिए औपनिवेशिक शासन काल में जनजातीय विकास के लिए जो नीति रही, उस नीति को हम कहते हैं एसिमिलेशन पॉलिसी, सात्वीकरण की नीति। हमें सात्वीकरण की नीति लिखना नहीं, बस 2 लाइन में समझो, तब जाके एकीकरण को समझ पाओगे। राइट? लंबे समय तक ऐसा ही किया गया, ऐसा ही किया गया, पर धीरे धीरे अंग्रेजों संपर्क में आने से अंग्रेजों के साथ जनजातियों में समस्याएं बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और आजादी के कुछ वर्ष पहले तक आते आते ये जनजातियां कई समस्याओं से ग्रसित होती चली गई। ये जनजातियां कई समस्याओं से ग्रसित होती चली गई। जनजातीय समस्याओं पर कई जनजातीय विद्रोह हुए। इसके विरोध में हिस्ट्री में आप जनजातीय विद्रोह पढ़ोगे। आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी 2023 में पूछा है, इंडियन सोसाइटी वाले पेपर में। तो फर्स्ट पेपर में मैंने वो कहा था वो क्वेश्चन थोड़ा हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है। और क्वेश्चन है कि जनजातियों के प्रति अंग्रेजी सरकार की नीतियां क्या रही और अंग्रेजी सरकार की नीतियों के प्रति जनजातियों का क्या प्रतिक्रिया रही। अंग्रेजी सरकार की यही नीति रही, सात्वीकरण की नीति। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने जनजातीय विकास हेतु प्रयास किए। अंग्रेजों की इस नीति ने जनजातियों में उनके संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उनको मुख्य समाज के संपर्क में लाकर खड़ा कर दिया और मुख्य समाज के संपर्क में आने से जनजातियों का विकास नहीं हुआ, बल्कि उनके क्षेत्र में साहूकार घुस गए, उनके क्षेत्र में महाजन घुस गए। उन्होंने उनकी जमीन को हथिया ली, भूमि अलगाव, गरीबी, ऋणग्रस्तता, कई तरह की समस्याओं से ग्रसित हो गए, सांस्कृतिक विघटन, धर्मांतरण। तो जनजातीय विकास हेतु जो प्राइमरी पॉलिसी थी हमारे अंग्रेज सरकार की, उसने जनजातियों को नुकसान पहुंचाया। एक तरफ जनजातियों ने बहुत सारे विद्रोह भी किए, इनकी समस्याओं पर अध्ययन किया जाने लगा और इनकी समस्याओं पर अध्ययन करके इनके बारे में किताब प्रकाशित हुई। इन 1939 में वेरियर एल्विन नाम के एक अंग्रेज ने इनके बारे में किताब लिखी, द लॉस ऑफ नर्व्स। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और एल्विन लिखते हैं कि भाइयों बहनों, भारत की जनजातियां बड़ी खुशहाल थी, ये मुख्य समाज से अलग थलग थी, ये जंगलों और पहाड़ों में रहती थी, बिल्कुल एक पृथक समुदाय थी, मुख्य समाज की नहीं थी, एक बिल्कुल अलग थलग पृथक समुदाय थी। और बिल्कुल पृथक रहते हुए इनकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी और सीमित आवश्यकताओं के कारण इनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी और ये खुशहाल थी। लेकिन जैसे ही ये मुख्य समाज के संपर्क में आए, इनकी आवश्यकताएं बढ़ गई, इनमें ऋणग्रस्तता, गरीबी, तमाम तरह की समस्याओं का उद्भव शुरू हो गया। तब से ये जनजातियां दुखी होती चली गई, समस्याओं से ग्रसित होती चली गई, बदतर हालत में चली गई। वेरियर एल्विन कहते हैं कि जनजातियों को इन समस्याओं से यदि मुक्त करना है, जनजातियों को इन समस्याओं से निजात दिलाना है, तो फिर से जनजातियों को पृथक करना होगा। अब देखो कहानी, फिर से जनजातियों को पृथक करके उनको मुख्य समाज से अलग थलग करना होगा ताकि ये खुशहाल जिंदगी जी सके।
बेरियर एल्विन ने इसके लिए नेशनल पार्क की अवधारणा को रखा। नेशनल पार्क मतलब जिस तरह से शेर के लिए, विभिन्न जंगली जानवरों के लिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जंगली जानवरों को संरक्षण देने के लिए बनाए जाते हैं। आज इन जनजातियों को भी संरक्षण देने की जरूरत है और वैसा ही इनके लिए नेशनल पार्क बनाने की जरूरत है। उस नेशनल पार्क का एक हेड होगा। वन विभाग के अधिकारी उस इलाके में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे कि जनजातियों का संपर्क बाह्य समाज से न हो। जनजातियों की आवश्यकताएं बस वनों से रहे, वो पूरी करें और खुशहाल रहे। बाह्य समाज के संपर्क में आने से ही ये जनजातियां समस्याओं से ग्रसित हुई है, ऐसा एल्विन ने लिखा। इनको फिर से बाहरी समाज से पृथक कर दिया जाए, अलग अलग जंगलों में रखा जाए। भारत सरकार, अंग्रेज सरकार ने बेरियर एल्विन के पॉलिसी को ऑप्ट किया। हालांकि उस समय आजादी के समय था, तत्काल देश आजाद भी हो गया। बेरियर एल्विन को पहला कमिश्नर बनाया गया। उन्होंने ही लिखा था, अंग्रेज अधिकारी थे। और जनजातियों को संरक्षित रखने पर बल दिया गया। और अंग्रेज सरकार की, औपनिवेशिक सरकार की जनजातीय विकास के लिए एक दूसरी नीति कहलाती है और इस दूसरी नीति का नाम है पृथक्करण की नीति। पृथक्करण की नीति, आइसोलेशन पॉलिसी। क्लियर है? पृथक्करण की नीति, आइसोलेशन पॉलिसी, आइसोलेट कर देना, पृथक कर देना, मुख्य समाज से अलग जंगलों में उनको कैद कर लेना, बंद कर देना। तो औपनिवेशिक शासन की ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी दो रही। फर्स्ट पॉलिसी एसिमिलेशन पॉलिसी एंड सेकेंड आइसोलेशन पॉलिसी। आजादी के लास्ट समय तक आते आते अंग्रेजों ने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए आइसोलेशन पॉलिसी पर बल दिया। अब तक देश आजाद हो गया। हमारे नेताओं ने पूरे भारतीय समुदाय को आश्वासन दिया था कि आओ मिलकर पहले अंग्रेजों को भगाते, फिर सबकी समस्याओं का समाधान होगा, एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी और साथ साथ सबकी पृथक पहचान को बनाए रखते हुए उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। सबका विकास पर बल दिया जाएगा, जबरन किसी पर संस्कृति नहीं ला दी जाएगी। अल्पसंख्यक के संदर्भ में हम लोगों ने इस नीति को समझ लिया है। जनजातियों के बारे में भी सरकार ने इसी बात पर बल दिया और आजादी के बाद जनजातीय विकास हेतु जो नीति अपनाई गई उस नीति को हम कहते हैं इंटीग्रेशन पॉलिसी। यहां हमने लिख रखा है एकीकरण की नीति, इंटीग्रेशन पॉलिसी, एकीकरण की नीति। मतलब जनजातियों की पृथक पहचान को बनाए रखते हुए उनको विकास के मुख्य धारा में शामिल करना। कई विद्वानों ने उस समय अंग्रेज सरकार की नीतियों की आलोचना की, सातवीकरण की नीति की आलोचना की गई कि भाई जबरन किसी को किसी समाज में मर्ज कर देना यह उचित नहीं है। हर व्यक्ति को अपने रीति रिवाज, प्रथा, परंपराओं के पालन की स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता होनी चाहिए। अलग अलग जनजातियां अलग अलग संस्कृति के साथ हजारों वर्षों से भारत में रहती आई है और सबको उनकी पृथक पहचान को खो करके एक पश्चिमी संस्कृति में मर्ज कर देना कहीं से भी व्यवहारिक रूप से भी सफल नहीं होगा, लॉजिकली भी सही नहीं है। पृथक्करण की नीति की भी आलोचना की गई। कहा गया कि ये जानवर नहीं है, इनको जंगली जानवरों की तरह नेशनल पार्क बना के बंद किया जाए। ये भारतीय समाज की अंग है, ये भारतीय है, ये भारतीय समाज के अंग है और भारतीय समाज के अंग के रूप में ऐतिहासिक रूप से रहते आए हैं। ये बात अलग है कि विकास की प्रक्रिया में थोड़ा पिछड़ गए थे, जंगलों पहाड़ों में रहते थे, बट ये भारतीय समाज के ही अंग है और इनको भारतीय समाज से बिल्कुल पृथक कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। विकास का लाभ प्राप्त करने का इन्हें भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी भारतीयों को है। तो पृथक्करण की नीति कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है।
और तब जाकर के जनजातीय विकास हेतु जो भारत सरकार की नीति रही वो एकीकरण की नीति रही, अर्थात जनजातियों की पृथक पहचान को बनाए रखते हुए जनजातियों के विकास पर बल दिया गया। भारत सरकार ने इसको एक कमजोर तबका के रूप में स्वीकार किया, इनको शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में रखा, इनके लिए राज्य के विशेष प्रयासों से इनके विकास पर बल दिया गया और विकास की इस पूरी प्रक्रिया में इनकी पहचान को बनाए रखते हुए इनके विकास पर बल दिया गया। इसके लिए हमारे संविधान में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल लाया गया बच्चा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे संविधान में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रोविजन किया गया। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का जो प्रोविजन है वो यही है कि जनजातियों की पृथक पहचान को बनाए रखते हुए विकास की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करना। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के पीछे का जो मोटिव है वो यही रहा है। भारत सरकार की जनजातियों के विकास के बारे में क्या नीति रही, ये 1958 में नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत में दिखाई देती है। 1958 में नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत में दिखाई देती है। नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत 2 संदर्भों में दिया, आपने पढ़ा होगा, भारत चीन संबंधों के संदर्भ में और जनजातीय विकास के संदर्भ में। नेहरू जी ने कहा कि जनजातियों का विकास उनकी नेचर के अनुसार हो, जैसा वो रहे हैं जंगलों पहाड़ों में, उन पर कुछ भी थोपा न जाए। माइनॉरिटी के बारे में भी हम लोगों ने ये चीज पढ़ा कि राज्य अपनी संस्कृति उन पर किसी पर थोपी नहीं, आरोपित नहीं करेगी। इनके लिए भी यही रहा, जनजातियों का विकास उनके नेचर के अनुसार, उन पर कुछ भी थोपा न जाए। उनका विकास उनकी जो संस्कृति है, प्रथा है, परंपरा है, उनके साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए किया जाए। हर समुदाय के लोगों का अपनी प्रथा परंपरा के साथ अटैचमेंट होता है, इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अचानक अगर उनके प्रथा परंपरा से उनको अलग किया जाएगा तो झटका लगेगा, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये हमारी स्वतंत्रता के मूल्यों के विपरीत है। उनकी संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए किया जाए। नेहरू जी ने अपने पंचशील के सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत लिखा, जो ऊपर की दोनों के लिए था, कि जनजातीय विकास में बाहरी लोगों के उपयोग पर कम से कम बल दिया जाए। अब अचानक जनजाति तो अधिकारी बन के नहीं आएगा, धीरे धीरे 10-20-50 साल बाद आएगा, लेकिन कोशिश किया जाए कि जनजातियों का विकास जनजातियों के द्वारा ही, जनजातियों के विकास की प्रक्रिया में ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल किया जाए। वो समझते हैं हमारा विकास क्या है, हमारे लिए क्या उचित है। इसी संदर्भ में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल बना बच्चा। इसी संदर्भ में गांधी इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। एक शेड्यूल एरिया जहां है वहां जनजातियों का स्वायत्त परिषद डिसाइड करता है, कानून अपने क्षेत्र के लिए वही बनाता है। नेहरू जी ने चौथा सिद्धांत दिया कि जनजातियों के विकास का जब हम एनालिसिस करें तो ये ना दिखाएं कि हमने कितना निरक्षरता बढ़ा दिया, कितना बेरोजगार दे दिया, गुणात्मक अर्थों में किया जाए तो उसका आउटपुट क्या आ रहा फाइनली, केवल मात्रात्मक में नहीं। और जो अंतिम सिद्धांत नेहरू जी ने दिया वो ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा कि भूमि और वन पर जनजातियों के अधिकारों को मान्यता दी जाए। 1952 में भारत सरकार का वन नीति बनाई गई थी बच्चा, और उस वन नीति में वन की भूमि पर राज्य के अधिकार को स्वीकार किया गया था, जनजातियों को अधिकार नहीं दिया गया था। यानी एक तरह से कहो तो अंग्रेजों की जो वन नीति थी वही आजादी के बाद कंटिन्यू कर गई। उचित नहीं है, अंग्रेजों की वन नीति वन को एक्सप्लॉइट करने की थी, इसके सफरर जनजातियां रही, भुक्तभोगी जनजातियां रही। कम से कम आजाद भारत की वन नीति अलग होनी चाहिए थी, लेकिन आजाद भारत की वन नीति अंग्रेजों वाली ही कंटिन्यू करी। जाकर 1958 में नेहरू जी ने इस बात को स्वीकार किया कि वन भूमि पर जनजातियों को अधिकार दिया जाए। वन ही जनजातियों की संपत्ति है, खेत नहीं बना पाए लेकिन वन तो उनकी है। उसी वन को काट करके खेत बना करके लोग खेत के मालिक बैठे हुए, तो वन पर उनके स्वामित्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो जो 1958 में नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांत में ये बातें कही, बट
इसको इंप्लीमेंट करने में बरसों लग गए। फर्स्ट टाइम इन 1988, 30 साल बाद, 68, 78, 88, 30 साल बाद हमारी भारत की सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई। और सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी में इस बात को स्वीकार किया गया जो नेहरू जी ने कहा था कि वन भूमि पर जनजातियों का अधिकार को मान्यता दिया जाए। और स्वीकार करने के बाद भी कानून बनने में 18 साल लग गए। फाइनली 88 के बाद 2006 में भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम पारित किया और वन भूमि पर जनजातियों को स्वामित्व का अधिकार दिया गया। तो आजाद भारत की ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी यही थी कि उनकी पृथक पहचान को बनाए रखते हुए उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। और इस पॉलिसी को हम एकीकरण की नीति कहते हैं। डन। इसको थोड़ा सा हम लोग लिख ले बच्चा, कोई शक? सबसे पहले तो हम लोग भूमिका लिखते हैं, कैपिटल ए। सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखते हैं और हम भूमिका में 2 लाइन दे रहे हैं, 2, 3, 4, 5 लाइन दे देते हैं और 5 लाइन में पीछे की सारी बातें बोल देते हैं। अभी तक जो मैंने गपशप के दरमियान ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बताया, अंग्रेजों के आने के पहले जनजातीय समाज, पहले हमने बताया कि जनजातीय समुदाय कौन है, ट्राइब्स कौन है। फिर हम आए भारत में जनजातीय समुदाय, फिर हम आए अंग्रेजों के आने के पहले जनजातीय समुदाय। दिमाग में क्लियर है पिक्चर? फिर हम आए अंग्रेजी शासन काल में जनजातीय समुदाय, अंग्रेजों की क्या पॉलिसी रही उनके साथ, क्या स्थिति रही उनकी, इस सब का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे समस्याओं से ग्रसित हुई आदि। फिर हमने लिखा आजादी के बाद जनजातीय समुदाय, आजादी के बाद हमारी सरकार का क्या डिसीजन रहा, आजादी के समय क्या स्थिति थी, तो नो डाउट समस्याओं से ग्रसित थी, वीकर सेक्शन माना गया, आदि आदि आदि, उनके लिए पॉलिसी बनाई गई और इस तरह से उनके विकास के लिए संवैधानिक, वैधानिक, नीतिगत, योजनागत स्तर पर प्रयास शुरू हुआ। पिक्चर क्लियर है? और फिर हम उनकी आजाद भारत की नीति पर शुरू किए, जनजातीय विकास की एकीकरण की नीति, और उसमें भूमिका लिख रहे हैं। पहला पॉइंट लिखते जाइए। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत का जनजातीय समुदाय पृथक आत्मनिर्भर एवं खुशहाल था। सेकंड पॉइंट, पहला वाला पॉइंट तस्वीर आपके दिमाग में आ गया होगा। ब्रिटिश शासन काल में जनजातियों का मुख्य समाज के साथ संपर्क संभव हुआ। मुख्य समाज के साथ संपर्क हुआ और उनमें ढेर सारी समस्याओं का उद्भव होता चला गया। ढेर सारी समस्याओं का उद्भव होता चला गया।
तीसरा पॉइंट, जनजातियों से संबंधित सातवीकरण एवं पृथक्करण की नीति अव्यवहारिक एवं अतार्किक, जनजातियों से संबंधित सातवीकरण की नीति एवं पृथक्करण की नीति, सातवीकरण की नीति एवं पृथक्करण की नीति अव्यवहारिक एवं अतार्किक थी। चौथा पॉइंट, फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी डैश जनजातीय समुदाय कई समस्याओं से ग्रसित रहे। जनजातीय समुदाय कई समस्याओं से ग्रसित रहे। पांचवा पॉइंट, फलतः आजादी के बाद जनजातीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आजादी के बाद जनजातीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकरण की नीति प्रस्तावित की गई। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकरण की नीति प्रस्तावित की गई। एकीकरण की नीति प्रस्तावित की गई। लगभग 5 पॉइंट में पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई सभी बातों को मैंने इसमें शामिल कर दिया और सीधे एकीकरण की नीति पर मैं आ गया। अब हम लोग एकीकरण की नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा कैपिटल बी है जनजातियों से संबंधित एकीकरण की नीति। एकीकरण की नीति का अर्थ एवं लक्षण। एकीकरण की नीति का अर्थ एवं लक्षण। अंडरलाइन नीचे की तरफ एरो, बस लिखवाना है। मैंने एकीकरण की नीति का अर्थ आपको समझा दिया है, लक्षण भी मैंने समझा दिया है, बस लिखना है। अर्थ एवं लक्षण, बीच से नीचे की तरफ तीर का निशान दीजिए छोटा सा। ओके, पहला पॉइंट, जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर बल।
जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर बल। एकीकरण की नीति का पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट है जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की स्वतंत्रता। जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की स्वतंत्रता। यही है ना एकीकरण की नीति। जनजाति, इसको हम एक लाइन में लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि जनजातियों को उनकी पृथक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की जो नीति रही है, इसी को हम जनजातीय विकास की एकीकरण की नीति कहते हैं। और हमेशा याद रखो, एकीकरण की नीति हर क्षेत्र में है। अगर हम कहें तो ओवरऑल इंडिया की पॉलिसी है एकीकरण। एकीकरण की पॉलिसी का ही मतलब हुआ विविधता में एकता, विविधता को बनाए रखते हुए एकता, यानी सबकी अपनी विविध पहचान को बनाए रखते हुए मुख्य धारा में शामिल करना, ये एकीकरण की नीति। पहला चीज, इस हेतु जनजातीय एकीकरण के संदर्भ में, जनजातीय एकीकरण के संदर्भ में नेहरू जी का पंचशील का सिद्धांत, नेहरू जी का पंचशील का सिद्धांत डैश डैश देकर नीचे की तरफ एरो दो। और मैं पूरा वाक्य नहीं बना रहा हूं, सब पॉइंट पॉइंट में लिख रहा हूं। जब आप इसको वाक्य में लिखने लगोगे तो आपके पास शब्द और बढ़ जाएगा। नेहरू जी का पंचशील का सिद्धांत डैश नीचे की तरफ एरो। 5 पॉइंट हम लोग लिखेंगे नेहरू जी के पंचशील का सिद्धांत का। पहला, जनजातियों का विकास उनकी प्रकृति के अनुसार हो, उनकी प्रकृति के अनुसार हो और उन पर कुछ भी थोपा ना जाए। जनजातियों का विकास उनकी प्रकृति के अनुसार हो और उन पर कुछ भी थोपा ना जाए। सेकंड पॉइंट, जनजातीय विकास उनके समाज एवं संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए किया जाए। जनजातीय विकास उनके समाज एवं संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए किया जाए। तीसरा पॉइंट, जनजातीय क्षेत्रों के विकास एवं प्रशासन हेतु, विकास एवं प्रशासन हेतु विकास एवं प्रशासन हेतु बाहरी लोगों के प्रयोग पर, बाहरी लोगों के प्रयोग पर, उपयोग पर, बाहरी लोगों के उपयोग कर कम से कम बल दिया जाए। चौथा पॉइंट, जनजातीय विकास का मूल्यांकन, जनजातीय विकास का मूल्यांकन
गुणात्मक अर्थों में किया जाए। जनजातीय विकास का मूल्यांकन गुणात्मक अर्थों में किया जाए। और पांचवा पॉइंट, भूमि एवं वनों पर जनजातियों के अधिकारों को मान्यता दी जाए। भूमि एवं वनों पर जनजातियों के अधिकारों को मान्यता दी जाए। ये है बच्चा जनजातियों या जनजातीय विकास की स्वतंत्र भारत की पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी, इंटीग्रेशन पॉलिसी, एकीकरण की नीति। क्या है एकीकरण की नीति? इसमें किन किन मुद्दों पर बल दिया गया है, किन किन बातों पर बल दिया गया है, मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम इस नीति की समीक्षा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो कैपिटल सी, मूल्यांकन या समीक्षा, एक ही चीज हुआ, इवैल्यूएशन, एग्जामिन। क्योंकि भारत सरकार की यह नीति है, क्योंकि भारत सरकार की यह नीति केवल जनजातीय विकास के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे भारत के विकास के लिए है, इसलिए यह आज मान्य है, प्रचलित है। इसलिए इसकी कमियों को हमें यहां लिखने की समीक्षा में जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, इस नीति को हम कहीं कोई कमी नहीं दिखाएंगे। हां, एग्जीक्यूशन के लेवल पर कमी हो सकती है, ठीक है। एकीकरण की नीति की कमी नहीं हो सकती। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई अन्य पहलू जो है, विकास कार्यक्रमों के निर्माण के स्तर पर कमी हो सकती है। एकीकरण की नीति आज भी मान्य है, इसलिए हम इसके पक्ष की चर्चा करेंगे। और पक्ष की चर्चा में पहला पक्ष यही है कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो इंटीग्रेशन पॉलिसी है, ये हमारे स्वतंत्रता के मूल्यों के अनुरूप है। हर व्यक्ति को अपने रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा के साथ जीने की स्वतंत्रता है। इसलिए सरकार की नीति यही होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने प्रथा, परंपरा और मान्यताओं के साथ जीने का अवसर दिया जाए। यही डेमोक्रेसी है, ये लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप है। व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा, डेमोक्रेसी यही हुआ ना, एकीकरण की नीति। दूसरा हम इसका पक्ष दिखाएंगे कि ये हमारी ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से भी मैच करती है, क्योंकि हिस्टोरिकली नागा, कुकी, गारो, खासी, जयंतिया, मिजो, हो, बिरहोर, संथाल, मुंडा, ये सभी हजारों वर्षों से अपनी पृथक पहचान को बनाए रखते हुए भारत में विद्यमान रही है। हजारों वर्ष से कई सांस्कृतिक आक्रमण हुए, लेकिन इनकी पृथक पहचान खत्म नहीं हुई। तो इनकी पृथक पहचान को खत्म करके विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का विचार, जैसे सातवीकरण की पॉलिसी थी, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं हो सकती है, बल्कि इनकी पृथक पहचान को बनाए रखते हुए मुख्य धारा में शामिल करने का जो पॉलिसी है, यही श्रेष्ठतम पॉलिसी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एकीकरण की यह नीति हमारी ऐतिहासिक परंपरा से मेल खाती है। एक तीसरा जस्टिफिकेशन का हमारा पॉइंट है कि हमारे संविधान का आदर्श है विविधता में एकता। जहां विविधताओं को बनाए रखते हुए भारत को एक संघ के रूप में एकीकृत करने पर बल दिया जाता है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सेकुलरिज्म को अलग अर्थों में यूज किया। हमने समान नागरिक संहिता की जगह पर्सनल लॉ को कई जगहों पर प्रोविजन दिया। हमने ट्राइबल कम्युनिटी के कंटेस्ट में 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल का प्रोविजन किया। सीधी बात है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट की जो एकीकरण की पॉलिसी है, इंटीग्रेशन की पॉलिसी है, वो भारतीय समाज की विविधता में एकता की जो प्रकृति है, या भारतीय संविधान की
विविधता में जो एकता का आदर्श है उसके अनुरूप है। यही कारण है कि एकीकरण की नीति आज सबसे ज्यादा मान्य है, सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा सफल है। यही बात हम समीक्षा और निष्कर्ष में लिख देते हैं बच्चा। तो आप अंडरलाइन दीजिए और अंडरलाइन देके नीचे की तरफ एरो दीजिए। पहला पॉइंट, स्वतंत्र भारत की यह एकीकरण की नीति, स्वतंत्र भारत की यह एकीकरण की नीति लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप है, लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप है। दूसरा, एकीकरण की यह नीति ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से मेल खाती है, एकीकरण की यह नीति ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से मेल खाती है। तीसरा पॉइंट, एकीकरण की यह नीति भारतीय समाज की बहुलक प्रकृति, भारतीय समाज की, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो, जो लिखा हुआ है वो नहीं, भारतीय समाज की बहुलक प्रकृति एवं भारतीय संविधान की विविधता में एकता का आदर्श, भारतीय संविधान का विविधता में एकता के आदर्श के अनुरूप है, विविधता में एकता के आदर्श के अनुरूप है। चौथा पॉइंट, इसीलिए नीचे की तरफ ऐसे एरो दे दो, 3 पॉइंट के बाद एरो दो और लिखो चौथा में, इसीलिए एकीकरण की यह नीति, एकीकरण की यह नीति सर्वाधिक प्रचलित, मान्य एवं सफल है, एकीकरण की यह नीति सर्वाधिक प्रचलित, मान्य एवं सफल है। सर्वाधिक प्रचलित, मान्य एवं सफल है, यही है बच्चा नीतिगत प्रयास। और इसी एकीकरण की नीति के तहत भारत में जनजातियों के विकास के लिए, जनजातियों के रक्षोपाय के लिए, जनजातियों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, बेहतरी के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। डन। अब हम लोग अगला टॉपिक लिखते हैं जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लिखिए टॉपिक, जनजातियों के रक्षोपाय हेतु, बेहतरी एवं रक्षोपाय आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, बेहतरी एवं रक्षोपाय, हमने केवल रक्षोपाय लिखा, चलेगा। जनजातियों के रक्षोपाय हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास, जनजातियों के रक्षोपाय हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास, संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। ठीक है, अब संवैधानिक और वैधानिक प्रयास बड़ा टॉपिक होगा बच्चा,
हमारे पास समय 20 मिनट 15 मिनट का ही है, तो अब हम इसको शुरू आज नहीं करेंगे। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझाएंगे। संवैधानिक और वैधानिक प्रयास हम लोग समझ लेंगे, राइट, और फिर योजनागत प्रयास हम लोग समझ लेंगे। जनजातीय विकास के लिए क्या क्या सरकार योजनाएं चला रही है, और ये सब करने के बाद मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एनुअल रिपोर्ट में से कुछ पेज, कुछ चैप्टर निकाल करके आपको भेज दूंगा, आप जिसको देख सकते हैं, राइट। वही योजनाएं, वही कार्यक्रम जो अभी चल रहा है, उसके बारे में एक हम लोग करेंट अफेयर्स है एक प्रकार से, उसको हम लोग देख लेंगे। डन। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज के बाद हम लोगों के क्लास की छुट्टी है और नेक्स्ट 3 तारीख से हमारी क्लास शुरू होगी। नेक्स्ट 3 जनवरी से हमारी क्लास शुरू होगी बच्चा, और मैं कल सुबह 10 बजे नहीं 9:30 में, लगभग 9:30 पौने 10 में पटना एयरपोर्ट पे रहूंगा। पटना में मेरी फ्लाइट कल लगभग 10 बजे पहुंचेगी। वहां से मैं AGS की जो कोचिंग है मैं वहां जाऊंगा, और फिर उस कोचिंग के बाद वापस मैं अपने गांव वहां से जाऊंगा, और फिर 28 तारीख 29 तारीख 30 31 1 2 1 तक मैं वहां रहूंगा। 2 को मेरी फ्लाइट है, 2 को मैं दिल्ली आ जाऊंगा, और 3 से मैं आप लोगों का क्लास शुरू करूंगा, ठीक है। इस बीच आप लोग जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोग एक बार रिवीजन कीजिए, देखिए, पढ़िए, और जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको एसिमिलेट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है बच्चा, और इसके लिए कोई किताब नहीं है। हमेशा याद रखो, मैं जिस खंड को पढ़ाता हूं, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी पढ़ते हो सैकड़ों किताबें हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो सैकड़ों किताबें हैं, हिस्ट्री के लिए सैकड़ों किताबें हैं, ज्योग्राफी के लिए सैकड़ों किताबें हैं। मेरे तीनों खंड के लिए बच्चा ऐसा नहीं है कि किताब ढेर सारा है जिसको आप पढ़ लो। इसलिए जो मैं करवा रहा हूं, मैं जो लिखवा रहा हूं, इसको हॉलिस्टिक आप देखते चलो, और पूरे करंट पे निगाह रखो, क्योंकि ये तीनों सेगमेंट मैक्सिमम करंट है। सोशल जस्टिस 100% करंट, इंटरनल सिक्योरिटी 100% करंट, इंडियन सोसाइटी 80% करंट। क्लियर है? इसलिए इसमें हम लोगों को ढंग से मेहनत करना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और इसके साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। जब आ गए हो मैदान में तो जूता बांध लो और युद्ध के मैदान में उतर जाओ। यूपीएससी को एक लक्ष्य रखो, लक्ष्य के रूप में स्वीकार करो, और फिर लड़ना शुरू करते हैं हौसले के साथ। बाकी सफलता असफलता ऊपर वाले पर छोड़ो, अपना काम कर्म करना है, और हम लोग कर्म करते हैं, जम के मेहनत करते हैं, जम के पढ़ते हैं। एक लेवल ऐसा आएगा बच्चा जब हम लोगों की स्थिति ऐसी होगी, आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आपको हर प्रश्न आसान लगेगा, और जब आसान लगेगा तो आप उसको आंसर करोगे, ठीक है। सो आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2024 के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 में आपको भगवान सफलता दे, आपको कुछ इस तरह का पॉजिटिव मोटिवेशन जो आपके सफलता से ही मिलती है। बच्चा जब एक बार प्री पास कर जाता है ना, यही उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है, फिर और एनर्जी दुगनी हो जाती है बच्चा। तो आपको सफलता मिले, ठीक है। फिर से हम लोग मिलते हैं। अलविदा 2023 और 2024 का स्वागत करते हुए हम लोग मिलते हैं 3 तारीख को, 3 जनवरी को 2024 में। सो थैंक यू बच्चों।